हेलो हाय, आई एम डॉक्टर कविता और आज मैं आप लोगों को स्ट्रोक के बारे में बताऊंगी, जिसे हम नॉर्मली पैरालिसिस भी कहते हैं। ओके, तो कल हमारे पास एक पेशेंट आए थे। ही वाज अ 64 ईयर मेल पेशेंट एंड ही वाज नोन केस ऑफ ओल्ड सीवीए। उनको 2008 में नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट आकर गया था, जिसकी वजह से उनको लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हुआ था एंड ग्रेजुअली वो रिकवर हो गए थे। एंड उनका जो प्रेजेंट पावर था ऑफ लेफ्ट साइड वो 4/5 था। एंड उन्होंने अभी जब वो हमारे पास एडमिट हुए थे तो उनकी फैमिली ने हिस्ट्री दी कि पेशेंट को घर पे कन्वर्जन आया था 1 एपिसोड। एंड जब पेशेंट हमारे पास आए थे ही वॉज टोटली कॉन्शियस अलर्ट एंड ही गिवन द हिस्ट्री बाय हिज ओन। मतलब उनको सब कुछ याद था, घर पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कन्वर्जन आया, कितने टाइम के बाद वो सेटल हो गए। तो व्हेन वी इवेल्युएटेड एग्जामिन द पेशेंट फिजिकली, राइट साइड ऑफ हिज बॉडी दैट इज अपर लिम, उनका हाथ और पैर, उनका जो पावर था वो 0/5 हो चुका था। मतलब वो टोटली पैरालाइज हो चुके थे राइट साइड में। एंड जब हमने उनके वाइटल्स लिए तो उनकी जो बीपी थी इट वाज 170/100। And on examination of the pupils, both the pupils are equally reactive to light and they were reacting to light and equally. So basically जो बीपी हाई जब रहती है पेशेंट की एंड पेशेंट को सीवीए न्यूरो डिफिशिएंट सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो ये मोस्टली हेमरेजिक ब्लीड हो सकता है। मतलब ये हेमरेजिक इन्फाक्ट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि जब भी आपकी बीपी हो तो आपको हेमरेजिक ब्लीड ही हो, हेमरेजिक इन्फाक्ट ही हो। वो नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट भी हो सकता है। बट अगर पेशेंट के प्यूपिल्स दोनों ही इक्वली रिएक्टिव नहीं रहते हैं तो वो पेशेंट यूजुअली हेमरेजिक वाले रहते हैं, ब्लीड वाले रहते हैं। बट देन अगेन जो हमारा पेशेंट था उसके दोनों इक्वली रिएक्टिव थे बिकॉज उनका जो ब्लीड था वो बहुत छोटा था। ओके, तो जब हमने उनको बेसिक ट्रीटमेंट दिए एंड नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनको न्यू एपिसोड ऑफ कन्वर्जन हमारे सामने ही आया। तो एट दैट टाइम ऑल्सो ड्यूरिंग द कन्वर्जन पेशेंट वॉज टोटली अलर्ट एंड ओरिएंटेड। वो बता रहे हैं कि उनको क्या हो रहा है और उनको हम जल्दी से जल्दी मेडिसिन फिर से कुछ दें। ओके, सो बेसिकली वी अगेन सेटल द पेशेंट एंड बाई गिविंग द मिडाज एंड लकोसामाइड एंड एवरीथिंग एंड वी डिड वन इमरजेंसी सिटी ब्रेन। जो सिटी ब्रेन मैं आपको अभी दिखाऊंगी। Okay, so this is the CT scan of that patient. Now let me show you where is the bleed and where is the non-hemorrhagic infarct. See, if you see this, these bright areas, these are basically the new bleed, hemorrhagic infarct. And if you see this is the right side of your brain, okay, and this is the left side of your brain. So this is the right side where if you see it is a very bigger hypodense area. This was blackish area. This was actually his old non-hemorrhagic infarct because he was, as you already know the history कि patient को already एक बार infarct आकर गया है and patient को left sided paralysis उस टाइम पे हुआ था। तो जब भी patient को left sided paralysis हुआ था मतलब उसका infarct right side में आया होगा। So it was already ruled out, but later on we asked the relative कि if they have availability of their old scan. So yes, they brought in to us that scan and we have seen that this area was same. So उनको वो old non hemorrhagic infarct था and this time उनको bleed हुआ है, यानी कि hemorrhagic infarct हुआ है। Okay, so now the basic treatment and the management of the infarct. सी, अगर द पेशेंट को नॉन हेमरेजिक इन्फाक्ट है, मतलब जो ब्लीड वाला नहीं है, जिसमें क्लॉट है, तो उसमें आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट ये देना है। अगर पेशेंट विंडो पीरियड में है, विंडो पीरियड मतलब अगर पेशेंट का सिम्टम जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, वो विदिन 6 आवर के अंदर है, तो आप ऐसे पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते हैं, उनको थ्रोम्बोलाइज करते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट 6 घंटे के बाद आए हैं, लाइक सेकेंड डे आए हैं, थर्ड डे आए हैं और उनके सिम्टम्स हैं, तो आप ऐसे पेशेंट को एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस देते हैं और उनको थ्रोम्बोलाइज नहीं किया जाता है बिकॉज वो विंडो पीरियड ऑलरेडी जा चुका है। बट अगर यही पेशेंट को आईसी ब्लीड वाला यानी कि हेमरेजिक इन्फाक्ट हुआ है और उनकी बीपी ज़्यादा है तो आप पहले उनकी बीपी को कंट्रोल करेंगे, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन देंगे सो दैट पेशेंट कन्वर्जेंस वगैरह ना आ सके। एंड ऐसे पेशेंट को हम एंटी कोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट बिल्कुल नहीं देंगे और एल्स जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पेशेंट के ब्रेन में वो ब्लीड बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को न्यूरो डिफिशिएंट सिम्टम और ज़्यादा हो जाएंगे एंड पेशेंट क्रिटिकल हो जाएगा। सो नाउ जो आईसी ब्लीड पेशेंट होते हैं आप वो पेशेंट को क्या दे सकते हैं, जैसे कि इसमें आपने देखा है इसमें जो नॉन हेमरेजिक था इनफैक्ट वो बहुत छोटा था एंड उसमें पेरिलीजनल एडिमास नहीं थे, मतलब ब्रेन में कुछ कंप्रेशन या पेशेंट को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी एंड हमारा पेशेंट वो पूरा कॉन्शियस अलर्ट था, दो ही वॉज हैविंग द राइट साइडेड वीकनेस।
तो हमने पेशेंट को नॉर्मल मेडिकेशन, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ये सब कुछ दे दिया था। बट सपोज़ अगर यही ब्लीड ज़्यादा होती, पेरी रीजनल एडिमा होती, तो हम ऐसे पेशेंट को डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें मैनिटॉल देना है कि नहीं और स्टेरॉइड्स देना है कि नहीं, लाइक डेक्सा, बिकॉज दे गो ना रिड्यूस द ICP प्रेशर एंड एज वेल विद दैज एडिमा, पेरीजनल एडिमा। तो हम अगर ये वैसे पेशेंट को हम मैनिटॉल देते हैं, डेक्सा देते हैं, बट जैसे ये पेशेंट को पेरियडनल एडिमा नहीं था तो हमने इनको नहीं दिया। नाउ हम कैसे पेशेंट को मैनिटॉल दे सकते हैं, कैसे नहीं? इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग द हिस्ट्री ऑफ CKD, मतलब वो पेशेंट नॉन केस में CKD है या उनका किडनी का क्रिएटिनिन ज़्यादा है, तो हम ऐसे पेशेंट को मैनिटॉल नहीं दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट को हम 3% NaCl देते हैं, 3% सोडियम देते हैं। उसी तरह से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके IC ब्लीड बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनको मिडलाइन शिफ्ट आ जाता है, मास इफेक्ट आ जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो जाता है, यानी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। BP का परसिस्टेंटली हाई रहती है, पेशेंट ड्राउजी रहता है, उसके पूरे रिस्पॉन्सेस ख़राब हो जाते हैं, पिपल्स पूरी तरह से अनइक्वल हो जाते हैं। ऐसे केस में हमें पेशेंट को सर्जिकल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दैट इज़ क्रेनियोटॉमी एंड उनका बाकी का मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।